हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं फिजिक्स में बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं। इस वीडियो में पूरे बुक्स का टोटल इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिलेगा और इसमें से 100% परीक्षा में आएगा, 100%। इसलिए मेरे वीडियो को फर्स्ट इनटू लास्ट देखना मिस नहीं करेंगे। जो लोग 10th क्लास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो फिजिक्स में बेहतर लाना चाहते हैं, वो फिजिक्स का मैं टोटल इंपॉर्टेंट फार्मूला फिजिक्स का एक ही वीडियो में लेकर आया। तो ध्यान दीजिए, फॉर एस्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए आप सूत्र जानते हैं, F इक्वल टू R/2। फॉर एस्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए F इक्वल टू R/2 होता है, जहां F फोकल लेंथ है, R जो है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और F फोकल लेंथ है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण में एक फोकस होता है और एक वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या, इस सूत्र का मतलब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या जो होता है, फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि फोकस दूरी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डैश होती है। क्या होगा? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का डैश होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ऑब्जेक्टिव में भी आप समझ सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस सूत्र को यहां में हम R बराबर 2F लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। अगर F इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर हो तो R बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2F, और इसको 2 इंटू 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से अगर फोकस दूरी दिया हो, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा हो किसी गोलीय दर्पण में, तो इससे डायरेक्ट फोकस दूरी का ये दुगना होता है, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। यही अगर इफ, ये आपका उसका हल, ये क्वेश्चन है, इफ R बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो F बराबर कितना होगा? तो इसका हल बहुत इजी है, चूंकि F बराबर सूत्र होता है R/2। इसमें 24 में हाफ कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर बटा हाफ, 12 मरतबे कट जाएगा, तो F बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आपका इस सूत्र की व्याख्या, मैं तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को सूत्र की व्याख्या करेंगे, सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन न्यूमेरिकल मेरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल फॉर्म में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये गोलीय दर्पण में होता है। फोकस क्या है आप समझ रहे हो? देखिए, ये आपका कोई अवतल दर्पण है, इसको बाहर से अगर हम कलाई करते हैं ना, तो ये अवतल दर्पण बन रहा है, दिखाई दे रहा है। और यहां से एक सरल रेखा खींचते हैं जो इसके मध्य बिंदु से होकर आकर टकराता है, जो पोल है, P4 आता है पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव, और इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण इधर से आती है, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के यहाँ पे F बिंदु से होकर जाती है। यहाँ पे C जो है वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो F, यहां से यहां तक जो पॉइंट है ये स्मॉल f होगा, और ये पॉइंट, ये दोनों बराबर होता है, ये भी स्मॉल f होगा। C से P तक जो दूरी है, जिसको हम CP कह सकते हैं, वो वक्रता त्रिज्या है। CP वक्रता त्रिज्या है, CF f है और PF स्मॉल f है, ये भी स्मॉल f है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है।
तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के आपका समानांतर, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से एफ बिंदु से होकर जाती है, यही मुख्य फोकस है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से देखिए क्या पता चलता है, फोकस किसे कहते हैं। आता है गोलीय दर्पण का फोकस क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, यही एफ का फोकस दूरी है। और यह वक्रता त्रिज्या ये सीपी बराबर आर इसका हाफ होता है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। आप समझ सकते हो इस फिगर में, इन दिस फिगर आप लिख सीपी इक्वल टू सी एफ आप प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। अब सीपी क्या है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है। तो आपको आर बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 2f, इसलिए एक स्टेप और जाते हैं, एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2। तो इस ढंग से यहाँ पे शॉर्टकट आप समझ लीजिएगा कि ये गोलीय दर्पण है और गोलीय यह मुख्य अक्ष है सीपी, इसको ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जब ये गोलीय दर्पण होगा तो यह वक्रता त्रिज्या का काम करेगा। वो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या का जो फोकस दूरी होता है दुगना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का हाफ यानी आधा होता है। तो इस ढंग से आपको यहाँ पे लिखा गया कि अगर फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या का सूत्र 2f होता है, यहाँ पे देख रहे हैं। और 2 में 8 से गुना कीजिएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 24 हो तो f यानी फोकस दूरी क्या होगा, इसका हाफ कर देना है। एक लाइन में आप समझ जाइए कि अगर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या सीधे दुगना कर दीजिए 10 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, सीधे उसका हाफ कीजिए 25 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस दूरी जितना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर वक्रता त्रिज्या का मान निकलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा ये पहला फॉर्मूला था एफ इक्वल टू आर बाई 2। इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन भी जाना। और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन क्या है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण को काटकर उत्तल अवतल बनाए जाते हैं। बाहर से अगर कलई किया हुआ रहता है तो ये अवतल दर्पण, अगर अंदर से कलई करते हैं तो क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, ये जो फोकस दूरी है निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के ये बाईं ओर है। गोलीय दर्पण में यानी अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है ध्रुव के बाईं ओर है और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए ये जो आपका दूरी है क्या है, निगेटिव है, माइनस में है। इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। वही अगर उत्तल दर्पण होगा फोकस दूरी इधर बनता, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको क्लियर हो गया, फोकस दूरी किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की। किस फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की। तो आपको इसमें समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब मिटाने में जा रहा हूं, जिन लोगों को नोट करना है नोट कर सकते हैं। सबको समझ में आ रही है, जहां पे आपको दिक्कत होगी कमेंट जरूर करिएगा। इसको मिटाने जाते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा मेन मकसद का एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, आर बराबर 2f। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आकृति के साथ आपको बताया गया। अवतल दर्पण ये फोकस की परिभाषा क्या होगी है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूं।
नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला तो सूत्र हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना। तो पहला तो आपने h इक्वल टू r/2 पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए उसका नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला में आपको मिरर फार्मूला में लेकर आते हैं। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला को हिंदी में दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आता है। दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं। दर्पण सूत्र को लिखें तो यहाँ पे दर्पण सूत्र देखिए क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a। इन तीनों में v क्या चीज को इंडिकेट करता है, ये आपको इमेज डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। इमेज डिस्टेंस और u क्या चीज को इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f आपको क्या चीज को इंडिकेट करता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को इंडिकेट करता है। तो v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी को इंडिकेट करता है। इसका हिंदी भी मैं बोला हूं, जिनको जानकारी नहीं हो लिख लेंगे। तो आपका दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसमें तीनों का अर्थ आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आता है कि दर्पण सूत्र को लिखें, दर्पण सूत्र में u v f का अर्थ क्या होता है। तो u आपको वस्तु दूरी को इंडिकेट करता है, v प्रतिबिंब दूरी को इंडिकेट करता है और f फोकस दूरी को इंडिकेट करता है। u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। और f और v का मान कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। f का मान नेगेटिव कब होगा, जब दर्पण अवतल हो। वही दर्पण उत्तल होगा तो f का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे v का मान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक हो तो v का मान नेगेटिव होगा, और यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो v का मान पॉजिटिव होगा। वही अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण में v का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। दर्पण सूत्र का भी मैंने आपको व्याख्या कर दिया। मैं आपको इस वीडियो में फिजिक्स के टोटल फार्मूला की व्याख्या करूंगा, सिर्फ फार्मूला, फार्मूला को मैं सिद्ध नहीं करवाऊंगा। अभी आपको सिर्फ फार्मूला की जानकारी रखिए, उसका एक एक अर्थ जानिए, उस पर आधारित क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। और फॉर स्फेरिकल मिरर m बराबर माइनस v बटा u होता है। तो इस ढंग से आप ध्यान रखिएगा, आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसलिए m का एक और फॉर्मूला होता है h डैश बटा h। ये भी फॉर्मूला है, आपका ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला है आवर्धन का। और एक ये भी फॉर्मूला है माइनस v बटा u। h डैश क्या चीज को इंडिकेट करता है, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे IMAGE बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ
ये भी फॉर्मूला आपको होता है। तो m बराबर h डैश बाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का कोई ऐसे मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। सपोज दैट ऊंचाई अगर 4 मीटर है और ये आपका बस प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ संख्या ही आएगा, काटिएगा 2 2 4 2 सिर्फ आएगा। इसलिए आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात होता है। इसे m से सूचित किया जाता है, स्मॉल m, और m बराबर माइनस v बाई u होता है फॉर स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट सूत्र में हम आते हैं। आवर्धन आपने पढ़ लिया, दर्पण सूत्र पढ़ लिया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन पढ़ लिया, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला देखिए, लेंस फॉर्मूला और स्फेरिकल, ये आपका दर्पण मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र में क्या अंतर है? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/8। दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, और माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? लेंस सूत्र होगा। v और u और f का मीनिंग तो अभी जस्ट बताया गया है कि u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f क्या है? फोकस दूरी है। तो इस ढंग से लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। m आवर्धन हो गया, इसका 2 सूत्र हुआ, तो लेंस सूत्र भी हो गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स का नाम सुने होंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं टॉपिक रख रहा हूं अभी डिटेल फॉर्म में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला से आपको अवगत करा रहा हूं। इससे जुड़ी हुई कुछ यूनिट का भी मैं जिक्र कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे बुक के सारे फॉर्मूला पर फोकस करना है, ध्यान रखिए। अगर मैं एक पॉइंट को मैं पूरा व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगा ना, तो मालूम चलेगा एक वीडियो को पढ़ा, एक टॉपिक को पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में, पूरी उससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनवाने में एक पॉइंट को लगभग 15 20 25 मिनट लग जाएंगे। तो सोचिए कि इतना टॉपिक कैसे क्लियर होगा। इसलिए मेरे इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला से आप अवगत हुए, पूरे किताब का मैं फार्मूला का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। इंडेक्स अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। जिस तरीका से ये m है और ये क्या है? n। अपवर्तनांक को स्मॉल n से सूचित किया जाता है। आखिर अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक बराबर यानी n बराबर होता है c बटा v। क्या होता है जी? c बटा v। तो c, जहां c निर्वात में प्रकाश की चाल होता है और इसका जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल का वैल्यू कितना होता है? 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसको मीटर में बदलने पर इतना होगा। नहीं तो अगर इसी को किलोमीटर में बदलिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सी का वैल्यू होता है। आप निर्वात से या अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो सी का वैल्यू आपको 3 × 10⁸, नहीं तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलना होगा। एन क्या है? अपवर्तनांक है, इसका भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह भी क्या होता है? समान राशियों का अनुपात होता है। तो आप लोग को अपवर्तनांक का सूत्र समझ में आ गया। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। लेकिन किसी पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा। अभी अपवर्तनांक का सूत्र जानिए। एन क्या है? अपवर्तनांक क्या है? सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या है? जिस माध्यम में हम प्रकाश की चाल का जिक्र करते हैं, जैसे हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल। पानी की अगर बात करते हैं तो पानी में प्रकाश की चाल रखना पड़ेगा। कांच की बात करेंगे तो कांच की, जैसे आपको एक बात कहते हैं, देखिए कांच, अगर कांच में प्रकाश की चाल
कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। सिंपल सी बात है, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो 3 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 आएगा जिसको 1.5, तो कांच का अपवर्तनांक कितना निकला 1.5 निकला। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको तो ऐसे ही दिमाग से सॉल्व हो जा रहा है। 3 लाख में 2 लाख से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1.5 है। 3 का हाफ कितना होगा 2 ही होगा ना जी, 1.5 होगा 1.5 होगा। 3 यहाँ पे देखिए 3/2, इस पर भी 2 2 4 5 2 0, इस पर भी 2 2 4 1 5 2 0, ये काट दीजिएगा तो कितना आएगा 3/2 होगा, तो 3 का हाफ हुआ ना तो 1.5, तो कांच का अपवर्तनांक कोई आपको बताएगा ना 1.5 होता है। तो ये आपको कोई भारी पॉइंट नहीं है, आप समझ जाएंगे। अपवर्तनांक अभी आपने पढ़ा, अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है, स्नेल का नियम आपने जाना होगा, बाई स्नेल लॉ। स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। स्नेल का नियम भी आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे सिर्फ फॉर्मूला पर फोकस करना है। साइन स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। स्नेल के नियम को लिखे आता है, तो स्नेल का नियम क्या है कि इन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। सिंपल है, इन्हीं दो माध्यमों, यहाँ पे दो माध्यम है याद रखना, कि दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसलिए n बराबर साइन आई बटा क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। तो इस ढंग से आपको I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है, n आपका अपवर्तनांक है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका स्नेल के नियम से ये फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जिसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है और P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है, याद रखिएगा। आखिर P बराबर 1/f है, तो f का मान जितना बढ़ाइएगा लेंस की क्षमता क्या होगा कम होगा, और जितना कम होगा फोकस दूरी ये लेंस की क्षमता उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। फोकस दूरी को बढ़ाने से लेंस की क्षमता का मान घटता है न कि बढ़ता है, ध्यान रखना। फोकस दूरी को कम करने से लेंस की क्षमता का मान क्या होता है बढ़ता है। तो लेंस की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करोगे, अगर कोई लेंस है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करोगे, फोकस दूरी कम कर दोगे। और यदि लेंस की क्षमता को बढ़ाना है तो फोकस दूरी क्या करोगे कम करोगे। लेकिन अगर लेंस की क्षमता को कम करना है तो फोकस दूरी क्या करना है बढ़ा देना है। तो लेंस की क्षमता, अब यहाँ पे इसका यूनिट निकलिएगा ना, तो 1 इसका यूनिट मीटर, तो यूनिट ऑफ P बराबर 1 मीटर है ना, मीटर को ऊपर लेकर चले जाइए, मीटर -1। लेंस की क्षमता का मात्रक ये भी होता है, मीटर -1 होता है, लेकिन 1 मीटर -1, 1 मीटर -1 एक डायप्टर के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 मीटर -1 एक डायप्टर के बराबर होता है, इसलिए लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक डायप्टर है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर -1 ही होता है, लेकिन उसका वैल्यू एक डायप्टर के बराबर होता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी जो यूज करते हैं लेंस की क्षमता को मेजरमेंट में तो डायप्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक डायप्टर है। और P बराबर 1/f होता है। P पावर ऑफ लेंस है, f फोकस दूरी है। तो दिक्कत उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है धनात्मक होती है,
और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर किसी लेंस की क्षमता P बराबर +5 डायोप्टर हो तो वो लेंस कौन सा होगा? तो अगर ये +5 डायोप्टर है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस होगा। अगर P बराबर खाली 5 डायोप्टर हो जाए तो ये आपको कॉनकेव लेंस को इंडिकेट करेगा। तो इस ढंग से लेंस की क्षमता को देखकर हम लेंस की पहचान कर लेते हैं। लेंस अगर उत्तल हो तो लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, लेंस अवतल होगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगर 2 या 2 से अधिक लेंस दिए गए हों अलग अलग, जिसका क्षमता P1, P2, P3 है, तो आपसे पूछा जाए कि लेंस की कुल क्षमता क्या होगा? 2 या 2 से अधिक लेंस दिया हो तो P बराबर याद रखिएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक लेंस दिए गए हैं और लेंस की कुल क्षमता पूछे जा रहे हैं, तो कुल का मतलब योगफल सबको जोड़ दीजिए। अगर किसी लेंस की क्षमता देख लीजिए, इफ P1 बराबर 2 डायोप्टर है, P2 बराबर -5 डायोप्टर है, तो लेंस की कुल क्षमता क्या होगा? -5 में से 2 हटा दीजिए, -3 डायोप्टर। उस लेंस का नाम क्या होगा? अवतल लेंस। तो देख रहे हैं ना, माइनस में आ रहा है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि लेंस की कुल क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी क्षमता अलग अलग दिए गए हैं सबको ऐड कर देते हैं। नोट कर लेंगे, नोट करते चलिएगा आप लोग, छोड़ना नहीं है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डोंट टाइम टू स्टॉप। इसके आगे देखिए मैं क्या आपको बता रहा हूं। ये लेंस की क्षमता हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, और लेंस m बराबर आपको +v/u होता है। गोलीय दर्पण के लिए -v/u होता है और आपको इसके लिए +v/u होता है। तो ये भी आपको सूत्र याद रखना होगा। ऐसे याद रखिए m बराबर v/u, तो आपको ये सभी याद रहेंगे। इस सूत्र को भी आप समझ रहे हैं। आवर्धन का मैं सूत्र बता दिया हूं, लेंस की क्षमता का सूत्र बता दिए, दर्पण सूत्र बता दिए, लेंस सूत्र बता दिए, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी से जुड़ी हुई सूत्र बता दिए, अपवर्तनांक का सूत्र बता दिए हैं। उसके आगे आइए, विद्युत धारा। आइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। उसको I से सूचित किया जाता है और I बराबर क्या होता है? Q/T। देख लीजिए, जहां I इलेक्ट्रिक करंट को सूचित करता है, T टाइम को सूचित करता है और Q चार्ज को सूचित करता है। तो I बराबर Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। T बराबर क्या हो जाएगा? Q/I हो जाएगा। तो इस ढंग से इसी सूत्र से निकला। I का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ I बराबर एम्पियर। याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसको A से सूचित किया जाता है। 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है? ये देखिए, आवेश का मात्रक कूलम होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। एक लगा दीजिए, तो यहाँ पे 1 कूलम प्रति सेकंड। एम्पियर विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखे, कभी कभी ये सूत्र आता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। इस ढंग से आपका सूत्र हो सकता है 1 कूलम प्रति सेकंड क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। तो इसको भी मैं मिटा दूं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आई क्या चीज को इंडिकेट करता है? विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। I = Q/T होता है और I इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कैपिटल I से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र Q/T होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है।
1 एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है, इसलिए इसका परिभाषा होता है 1 कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। T फॉर चार्ज है आवेश और T फॉर टाइम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में कहा जाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव को कैपिटल V से सूचित किया जाता है और कैपिटल V बराबर W बटा Q होता है। याद रखिएगा इकाई धन आवेश को, इसका डेफिनेशन होता है इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। इसे कैपिटल V से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है, यानी एक वोल्ट कितना के बराबर होता है? W का यूनिट जूल होता है, आवेश का यूनिट कूलम होता है, एक लगा देंगे तो 1 जूल प्रति कूलम। तो याद रखिएगा 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। वोल्ट क्या है? विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव क्या है? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है, V बराबर W बाई Q होता है। इसका मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलम होता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। तो ध्यान रखें, आपका एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, यानी V बराबर VA माइनस VB भी लिख सकते हैं, या V बराबर V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। यानी दो विभवों के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। बिंदु A का विभव एक बिंदु का विभव VA है, दूसरे बिंदु का विभव VB है, तो VA में से VB घटा देंगे तो आपका विभवांतर निकल जाता है। विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विद्युत विभव का होता है, यानी इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। इसको भी नोट करते चलेंगे फास्ट में। हमारे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं थोड़ा सा फास्ट रहिए, स्पीड बनाइए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस होता है। हम नहीं सोच रहे हैं कि आपको हम स्लो रखें, मैं खुद स्लो मीडियम से स्लो रफ्तार से मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं फास्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद हम आते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध, इसको कैपिटल R से सूचित किया जाता है। और ये क्या है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। कैपिटल R बराबर V बटा I होता है और इसका मात्रक ओम होता है। OHM भी लिख सकते हैं, ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इसका यूनिट वोल्ट होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। एक एक लगा दिए तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इस ढंग से याद रखिएगा ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है। 1 ओम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। और किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हिंदी में हम कहेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसको हम रो से सूचित करते हैं। इसको RHO, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रो। और ये रेसिस्टिविटी का सूत्र होता है RA बटा L। याद रखिएगा रेसिस्टिविटी का सूत्र होता है RA बाई L। R रेसिस्टेंस है, A अनुप्रस्थ
चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L चालक तार की लंबाई है। इसका यूनिट निकालना है तो प्रतिरोध का यूनिट ओम इंटू क्षेत्रफल का यूनिट मीटर एक स्क्वायर, अब बटा L तार की लंबाई का यूनिट मीटर, मीटर मीटर कटेगा m बचेगा, इसलिए यूनिट ऑफ रो RHO बराबर ओम मीटर। इसको सिंबल ले लेते हैं, आप जो इसको लिखा गया है इसको हम इस ढंग से भी लिखते हैं, ये सिंबल है ओम, याद रखिए ये ओम का सिंबल है, इस ढंग से आप दे सकते हैं ओम का सिंबल। तो आप समझ रहे हैं रेसिस्टिविटी क्या है, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध है और इसको रो से सूचित किया जाता है। रो का सूत्र RA/L होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। हमारे साथ बने रहिए और आप लोग लिखते रहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम आते हैं, ओम का नियम जानते हैं, बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से V समानुपाती I या I समानुपाती V। सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों के बीच के विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसलिए I समानुपाती V समानुपाती को हटाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR, जहां R क्या हो जाएगा, इज ए कांस्टेंट। ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, याद रखिएगा विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो नियत ताप पर होगी, इसलिए चालक ओम के नियम में अचर राशि क्या होती है, नियत ताप। प्रतिरोध भी हो सकता है क्योंकि प्रतिरोध यहाँ पे कांस्टेंट का काम करे, समानुपाती को हटाने के लिए कैपिटल R से सूचित मल्टीप्लाई किया गया है। I बराबर आपका यहाँ से V/R भी हो सकता है और R बराबर V/I भी हो सकता है, इसलिए आपको सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाय ओम्स लॉ V = IR होता है और इसी से ये सब आपका फॉर्मूला आपको दिए गए हैं। तो क्या ये सब फॉर्मूला आप लोग लिख लिए। ओम का नियम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ओम का नियम भी बताया हूं और इसका गणितीय रूप भी बताया हूं। ओम का नियम का गणितीय रूप ये होता है V समानुपाती I या V = IR। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो इसको मारिए, ये दिया हुआ है तो इसको सब तो नहीं दे सकता है। इसके बाद हम आते हैं U बराबर सूत्र होता है I/RT। आखिर U जहां U बराबर हीटिंग एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। देखिए किसी चालक में अगर लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार चालक गर्म हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपका विद्युत हीटर, विद्युत आयरन, रूम हीटर, टोस्टर या गीजर, ये सारे जो उपकरण हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उस U होता है और U बराबर I/RT होता है। जूल नाम के वैज्ञानिक ने सन 1841 में एक नियम दिया था, 3 नियमों को दिया था उष्मीय ऊर्जा के संबंध में। तो उष्मीय ऊर्जा का मान उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा नियम दिया था चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती या चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा नियम दिया जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा में जो समय लगता है उसके समानुपाती होता है। और इन तीनों को मिलाते हैं तो U बराबर आपको क्या हो जाता है, I/RT प्राप्त होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए अचर राशि क्या है, तो देखिए यहाँ से देख लीजिए I/R है तो R और T बच रहा है, तो इसमें अचर राशि क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख दे रहे हैं। कांस्टेंट क्या होंगे,
इसमें आई तो है ही, आई को छोड़ा दीजिए, आर एन, टी कांस्टेंट है, यहाँ पे आर है तो आई एन टी हो जाएगा, यहाँ पे टी है तो आई एन आर हो जाएगा। ये सब कांस्टेंट है इसके हिसाब से। जूल का नियम के हिसाब से यहाँ पे जूल्स के नियम से भी निकाल सकते हैं, बाई जूल्स लॉ। जूल के नियम से U बराबर आई एक्स और आर टी होता है, और उसका ये व्याख्या है। उन्होंने 3 नियमों को दिया था। कितना में दिया था? सन 1841 में दिया था। अपने प्रायोगिक प्रमाण के आधार पर उन्होंने ये चीज को बताया था कि किसी चालक में प्रवाहित लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो उसमें ऊर्जा होता है उसको U से सूचित करते हैं, और उसका निकालने के लिए सूत्र आई एक्स और आर टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम फॉर्मूला पर आते हैं। इसको आप नोट कर लिए हैं, मिटा देते हैं। नोट कर लिया है ना जी आप लोग? चलिए थैंक यू सो मच, फास्ट बने रहें। जहां दिक्कत होगी आप पूछते रहेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति, इसे हम कैपिटल P से सूचित करते हैं। इसे इलेक्ट्रिक पावर को कैपिटल P से सूचित करते हैं, और P बराबर होता है W बाई T। किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। 1 वाट, इसका मात्रक जूल, और इसका मात्रक सेकेंड। एक एक लगा दिए तो 1 जूल प्रति सेकेंड। वाट का परिभाषा क्या होगी? 1 जूल प्रति सेकेंड को वाट कहा जाता है। एक इससे बड़ी मात्रक होता है एक एचपी, 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक एचपी 746 वाट के बराबर होगा। 1 किलोवाट के डब्ल्यू 1000 वाट के बराबर होगा। तो इस ढंग से आपका विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। इससे बड़ी मात्रक एचपी है, इससे बड़ी मात्रक केडब्ल्यू। और एक विद्युत धारा का व्यवसायिक मात्रक होता है जिसको केडब्ल्यूएच कहा जाता है। इसको पूरा नाम होता है किलो वाट आवर। किलो, या इसको रहने दीजिए, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। और इसका वैल्यू अगर हम जूल में देखें तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। अब आपको डायरेक्ट आप हट हो गए होंगे कि 1 के डब्ल्यूएच 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल को कैसे बराबर होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। 1 किलोवाट का हमको वैल्यू निकालना है। 1 किलोवाट बराबर वाट, देखिए 1 किलो वाट गुने 1 घंटा लिख सकते हैं। इसको 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसमें और 60 से गुना कर दीजिए, ये सेकंड में हो जाएगा। 6 का 36, 3600 अगुने 1000 वाट सेकंड। अब देखिए यहाँ पे 36 अगुने 3 और 2 5, 10 का पावर 5, ये जूल के बराबर होता है। वाट सेकंड जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइंटिफिक नोटेशन, इधर 10 से गुना करेंगे, इधर 10 से भाग देंगे, 10 से गुना करेंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 3.6 गुने 10 का पावर बेसिम है, पावर जूल जाता है, 5 और 1 6 जूल के बराबर हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन में बताया गया है कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। किलोवाट घंटा क्या है? यह विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट ऊर्जा के भी बराबर होता है। इसको 1 वॉट भी कहा जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट में। नेक्स्ट हम आते हैं 1 किलोवाट यानी इलेक्ट्रिक पावर को आपने सूत्र जानना है, E बराबर W बाई T। ये भी जानते हैं, ये जो W होता है वर्क, ये उष्मीय ऊर्जा के बराबर होता है। यहाँ पे क्योंकि W बराबर U, W बराबर U,
तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो u बाई टी हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो u बराबर आई एक्स बार आर टी अपने पढ़ा है, और इसको टी 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो p बराबर आई एक्स बार आर हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे, p बराबर आई इंटू आई आर, इसलिए p बराबर आई, और यहाँ पे आई आर की फॉर्मूला होता है v का फॉर्मूला आई आर होता है। तो p बराबर आई भी सूत्र होता है, चूंकि v बराबर आई आर होता है। तो इस आई आर के स्थान पर आपको v डाल दिया गया, तो याद रखिए p बराबर आई भी। अब इस p बराबर आई भी को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है, i बराबर v बटा r होता है इंटू v होता है, इसलिए p बराबर v में गुना करेंगे v बटा r होता है। तो इस ढंग से ये भी फॉर्मूला आपको होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला v एक्स बटा r हुआ, p बराबर आई भी या वी आई हुआ, p बराबर आई एक्स आर भी हुआ, p बराबर w बाई टी भी हुआ, p बराबर u बाई टी भी हुआ। तो p का एक सूत्र नहीं होते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला का तो हो गया, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। क्वांटिमाइजेशन अब जानते हैं, आवेश को क्वांटिमीकरण कहा जाता है। आवेश के क्वांटिमीकरण को Q से सूचित किया जाता है। किसी भी बॉडी पर उत्पन्न चार्ज मुक्त इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होता है, इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है, और कैपिटल Q बराबर होता है Ne, जहां N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम, और Q तो आप जान ही रहे हैं चार्ज को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्यों चार्ज आवेश का क्वांटिमीकरण को इंडिकेट करता है। तो याद रखिएगा Q बराबर Na। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बराबर होता है, एक कूलम आवेश, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे लिख दें, पहले इस सूत्र को आप लिख लीजिए, इस सूत्र को लिख लीजिए, इस सूत्र पर एक क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जल्दी थोड़ा सा फास्ट नोट कीजिए। क्वेश्चन है एक कूलम आवेश, कूलम के आवेश का मतलब है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हियर आवेश का मान कितना है एक कूलम, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम, और N बराबर पूछ रहा है वाट। मैं इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख सकता, तो इसका आंसर होगा 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कैसे आएगा आप देख लीजिए, क्योंकि Q बराबर सूत्र होता है Ne, तो हमें N निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E, तो N इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है एक कूलम, E का वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम। अब ये कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे N बराबर दशमलव हटेगा, तो 10 गुने 10 का पावर 19 और नीचे 16 हो जाएगा। देखिए भाग देने में दिक्कत होगा, 10 इधर से लेकर आएंगे तो 10 का पावर 19 में से एक आएगा तो 10 हो जाएगा, और इधर बचेगा 10 का पावर 18 और नीचे है 16। N बराबर 10 में 100 और बटा में 16, इधर 10 का पावर 18, भाग देंगे 16 6 96, 100 में से 96 जाएगा 4, दशमलव डालेंगे 40, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 40 में से 32 जाएगा 8 जीरो डालेंगे 16 25 80 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो N का वैल्यू देख लीजिए आ गया, मैं पहले ही आपको बताया था कि 6.25 गुने 10 का पावर 18
इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुने 10 का पावर 18। तो इस तरह से आप इस सूत्र से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं। जल्दी 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 नोट करते रहिए। फिजिक्स का सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में मैं दे रहा हूं और 100% ये हम आपको चैलेंज देते हैं। 100% मेरे वीडियो को फर्स्ट इंटू लास्ट देखिए और परीक्षा में बैठिए। परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको उम्मीद और विश्वास के साथ कहता हूं। आपको ये विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देखिए और परीक्षा अगर 2025 का फाइनल लेकर आते हैं तो हमारे पास पेपर लेकर आइए। हमारे पास पेपर लेकर आइए, हम आपको उसमें जरूर दिखाएंगे कि देखिए वीडियो आपका प्रूफ और प्रमाण के तौर पर मैं बना रहा हूं और मैं 100% दिखाऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। इसलिए मेरे एक एक पॉइंट, जरूरी नहीं कि मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूं उसी को सिर्फ क्लियर करना है, उसी को ध्यान देना है। उसके साथ साथ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर भी ध्यान देना है। मैं 5 पॉइंट लिख रहा हूं तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। नोट कर चुके हैं ना सभी? देखिए, प्रतिरोधकों का समूहन आप जानते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उसको प्रतिरोधकों का समूहन कहा जाता है। ऐसे तो प्रतिरोधकों के समूहन कई विधियों द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें से मुख्य दो ही होता है। एक इन सीरीज होता है, इन सीरीज। तो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं, श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसको हम आरएस कहते हैं और आरएस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn तक जाता है। और एक होता है इन पैरेलल समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं Rp होता है और इसका सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। तो यह ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकों का समूहन दो विधियों द्वारा किया जाता है। मुख्यतः ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए, प्रतिरोधकों का समूहन, प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधक अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, तीनों अलग अलग है। आप इसको एक नहीं समझेंगे, ठीक? तो इन सीरीज श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट Rn होता है। और इन पैरेलल 1/Rp माने समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन जिसको कहा जाता है में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ये होता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इस श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। करेक्ट ऑप्शन ये। समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक होता है, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे Rn है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन हो इन सीरीज श्रेणी क्रम में R1 बराबर 6 ओम है, R2 बराबर 4 ओम है, R3 बराबर 5 ओम है, तो आपका RS बराबर व्हाट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि RS बराबर सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 ठो है, तो RS इक्वल टू R1 6 ओम, 4 ओम और उसके बाद है 5 ओम, सबको जोड़ दीजिए। RS बराबर कितना? 6 4 10 5 15 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कितना इजी तरीके से निकल गया। अगर फॉर्मूला पता है, एक 5वां 6वां 7वां का बच्चा ये क्वेश्चन को बना सकता है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनको जोड़ना है। देखिए आसानी से जोड़ दिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है जिसके कारण 10वां के बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं परीक्षा से, वो नहीं बना पाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ समझना जरूरी है कि श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधकों को अगर दिया जाता है तो जोड़कर उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। एग्जाम के लिए आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
इन सीरीज ग्रुपिंग एंड इन पैरेलल ग्रुपिंग, जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में लॉन्ग फॉर्म में समझाएंगे। अभी सिर्फ मेरा फार्मूला और न्यूमेरिकल यूनिट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए इसको नोट कर लिए, मिटा देना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको सामने इन पैरेलल पर एक लिखता हूं। Please try to clear on that point. If question, if R1 equal to 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 6 ओम, देन RP इक्वल टू व्हाट। देखिए ये पैरेलल ग्रुपिंग है। इन पैरेलल इफ R1 बराबर, यानी समानांतर क्रम में R1 R2 R3 का मान दिया है, RP का मान पूछ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। देखिए कितने सही तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि RP बराबर सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस होता है RP। सब में बाटा में लगाइए, 1/RP प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा 1/R1, 1/2 है, इसका 4 है और इसका 6 है। इस सबका एलसीएम ले लीजिए। 2 4 6 का लघुत्तम कितना होगा, 6 तो नहीं होगा। 2 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 6 का लघुत्तम 12 होगा, 12 हो जाएगा। 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12। आप ये भिन्न का जोड़ है अच्छी तरह समझ रहे होंगे। 1/RP, इसका एलसीएम 12 आया है। सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 2 11। जब ये या तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, RP इंटू 11 इसमें गुना होगा। 12 में 1 से गुना कीजिएगा 12, इसलिए RP बराबर 12/11। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। यही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, RP का मान निकालना था, RP का मान निकल चुका है। ये पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो इस ढंग से आपका अधिकांश आपके 10th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, सभी लगभग फार्मूले आपको लिखे गए हैं, उससे रिलेटेड उसका मीनिंग समझाए गए हैं, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक एक फार्मूला की व्याख्या के साथ क्वेश्चन आएगा। अभी मैं क्वेश्चन बनाया ही कहाँ है, अभी तो मैं हल्का फुल्का उसका मीनिंग समझाया है। अगले वीडियो में इस एक एक सूत्र को मैं लेकर पूरे उस पर आधारित क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा और आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी कर दूंगा। अधिकांश स्टूडेंट को बायोलॉजी समझ में आ जाती है, केमिस्ट्री समझ में आ जाती है, बायोलॉजी नहीं समझ में आते हैं, केमिस्ट्री नहीं समझ में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारा जो वीडियो है फिजिक्स है, फिजिक्स अधिकांश स्टूडेंटों के लिए जटिल लगता है, लेकिन मैं आपको आसान करके छोड़ूंगा। आप मेरा वीडियो हर वीडियो को देखिए, और ये आपका फिजिक्स मैं आसान नहीं कर दिया तो आप कहिएगा, लेकिन आपको फर्स्ट इनटू लास्ट देखना होगा एक एक पॉइंट पर, और इसको देखने से आपका नॉलेज के साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी बेहतर होगा। मैं आपको नॉलेज के साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी कराना चाहता हूं, ताकि आपकी परीक्षा में परफॉर्मेंस बेहतर हो। परीक्षा के अनुसार मैं आपके हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सामने जरूर लाऊंगा और एक्सप्लेन करते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप कृपया इसको नोट कर लीजिए।